तो देख अभी तक आपने पढ़ा एक्टिव पैसिव को लेकर, किसका पैसिव बना दिया आपने, सब्जेक्ट का, किसका बना दिया, ऑब्जेक्ट का, और किसका बना दिया आपने, वर्ब का पैसिव बना दिया। सब्जेक्ट का पैसिव क्या बनता है, बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का पैसिव क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। फर्स्ट का पैसिव क्या बनता है, इज आर एम से। फर्स्ट का सिंगुलर फॉर्म का क्या बनेगा, इज आर एम से। सेकेंड का वॉज वर से। थर्ड का बीन से। फोर्थ का बीइंग से। फिफ्थ का टू बी से। और मॉडल का मॉडल बी से। और थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसको बोलेंगे आगे जाके पास्ट पार्टिसिपल। ये सारा सिस्टम अभी तक अपने क्या किया, सेट किया। एक्टिव में क्या बातें होती हैं, सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जेक्ट लेस इंपॉर्टेंट होता है, और एक्टिव वॉइस में वर्ब ट्रांसिटिव होगी और फॉर्म कोई से भी आ सकती है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जो भी होता है। और पैसिव की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट लेस इंपॉर्टेंट होता है, और ओनली थर्ड वर्ब इज यूज्ड, उसके बगैर कोई वर्ब यूज होती ही नहीं है, ठीक बात है। फिर देखा तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, क्या होती है, तो एक्टिव से जब भी पैसिव बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, जो भी क्रिया का फॉर्म है उसे क्या करना पड़ेगा, थर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बगैर पैसिव बनता ही नहीं। अब थर्ड वर्ब में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि कब तो एक्टिव और कब पैसिव। भाई फर्स्ट एक्टिव होती है हर हाल में, सेकंड एक्टिव होती है, फोर्थ एक्टिव होती है, फिफ्थ क्या होती है आपकी एक्टिव होती है, मॉडल के साथ फर्स्ट वो भी क्या होती है आपकी एक्टिव होती है। कन्फ्यूजन किस में है, थर्ड में। अब थर्ड कब एक्टिव और कब पैसिव, तो थर्ड के पहले क्या होता है, हैव वर्ब, तो मामला क्या होता है एक्टिव का, और थर्ड के पहले क्या होता है बी वर्ब, तो क्या होता है पैसिव का होता है, ठीक है। इसके अलावा और कोई सिस्टम इसमें है नहीं। और सारी बातें अपने वर्ब को फॉर्मेट लेके किया था कि किस तरह से आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, एक्टिव का मीनिंग क्या होगा, और पैसिव बनने के बाद मीनिंग क्या होगा। और पैसिव या वॉइस चेंज करते समय सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता है, और सेंटेंस का टेंस भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ लिखने का ढंग बदलता है। इट मीन्स सेंटेंस की संरचना और वीक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलता है। जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आपस में क्या होता है, इंटरचेंज हो जाते हैं। ये सारी बातें अपने अभी तक कर ली। अब समझते हैं कैसे, सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू। और आई का मीनिंग क्या है, मी का मीनिंग क्या है, आई की मीनिंग कब एक्टिव और कब पैसिव, ये सारी बातें डिस्कस किए पढ़ने, उसको करते हैं प्रैक्टिकली सेंटेंस के बेस पे, ठीक है। तो अब देखो सेंटेंस लिखिए। क्या लिखा देखे, आई टीच हिम। एक्टिव है कि पैसिव है, हाँ इसमें कोई इश्यू नहीं मेरे ख्याल से। फर्स्ट ऑफ कैसी होती है, अरे एक्टिव होती है ना। और फर्स्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, रोजमर्रा में होने वाला काम। क्या निकलेगा वाक्य का मीनिंग, तो आई का मतलब निकलेगा मैं, या फिर मैंने जरूरत के अनुसार, कोई एक्टिव फॉर्म में भी, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं, टीच का मतलब क्या हुआ, पढ़ाता हूँ, किसे, उसे या फिर उसको। इसका मतलब मैं उसे पढ़ाता हूँ, ये पूरा वाक्य का क्या हो गया, मीनिंग एक्टिव है। अब करना क्या है, पैसिव बनाना है। अब देखिए इसका पैसिव बनाते हैं कैसे, मौखिक रूप से ओरली। आई का पैसिव, अरे बोलो ना बाई मी, क्या मतलब, वाई डू यू हेजिटेट। आई का पैसिव क्या होता है, बाई मी। हिम का पैसिव, हिम का पैसिव ही, घबराना नहीं, अरे कोई पहाड़ की चोटी से नीचे गिरने वाला है नहीं अभी है, कोई बहुत बड़ा व्यवधान आने वाला है नहीं, कोई पहाड़ टूटने वाला है नहीं, कोई क़यामत आने वाली नहीं, ठीक है। और कोई जल्जला आने वाला भी नहीं है, ठीक है ना। तो आई का पैसिव क्या हो गया, बाई मी। हिम का पैसिव क्या हो गया, ही। और टीच का पैसिव बनेगा इज आर एम से, थर्ड वर्ब के साथ। पैसिव तो बन चुका है, सिर्फ सेंटेंस तो बनाना है ना भाई। टीच का पैसिव क्या बनेगा, इज आर एम टॉट, ठीक है। अब कौन सा आएगा देखना पड़ेगा। तो हिम से क्या होगा, ही हो गया ना टीच का पैसिव। और चूंकि ही है तो पैसिव बनेगा आपका इज से, क्योंकि ही का साथी कौन होता है भाई, ना तो एम होता है ना आर होता है, क्या होता है, इजी तो होता है ना। तो क्या हुआ, ही इज टॉट, क्या हो गया, बाय मी, ही हो गया आपका पैसिव। अब ही का मतलब क्या निकलेगा यहाँ पे, ही का वही मीनिंग होगा जो इधर हिम का है, सेम मीनिंग। अब हिम का मतलब क्या है, उसे उसको है, तो यहाँ पर मीनिंग क्या निकला, ही का। अब इसका मीनिंग वह और उसने नहीं हो सकता, क्योंकि आगे लिखा है ना, इज टॉट क्या है, पैसिव वर्ब है। और जब वह पैसिव हो तो ही का मीनिंग भी क्या होगा आपका, पैसिव होगा। और ही का पैसिव मीनिंग क्या है, उसे या फिर उसको लिखा रखें सब, यदि घर जाके आपने इनका दर्शन किया हो तो उसे। इस टॉट का मतलब पढ़ाया जाता है। फिर भूल रहे हैं आपकी पैसिव का मीनिंग क्या होगा। इजारा टॉट का मतलब क्या बताया था, पढ़ाया जाता है, पढ़ाई जाती है या पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी क्या लिया है, तो उसे पढ़ाया जाता है किसके द्वारा, अरे होगा ना काम, कहाँ दिक्कत है, ठीक।
क्या लिखा? ही टीचेज मी। एक्टिव है कि पैसिव है? अरे एक्टिव है, कहाँ दिक्कत है इसमें? अच्छा, ही का मतलब क्या निकलेगा? एक्टिव कि पैसिव? एक्टिव निकले। टीचेज आपकी बार एक्टिव है तो मीनिंग क्या निकलेगा? वह यहाँ पर उसने जरूरत के अनुसार, तो वह टीचेज का मीनिंग पढ़ाता है किसे? अरे मुझे या फिर मुझको, कोई दिक्कत नहीं है। ही का पैसिव? अरे बोलो ना, बाय हिम। टीचेज का पैसिव? इज आर एम टॉट, पूरा बोलना है, अधूरा नहीं। टीचेज का क्या होगा आपका? इज आर एम टॉट। और मी का पैसिव? आई। हो गया ना? लिखना है तो इसे करना क्या है? मौखिक रूप से आपके एग्जाम में फट से हो जाएंगे, पता नहीं पड़ेगा आपको, विद इन सेकंड्स, वह मिनटों का काम नहीं है। कैसा है? तो मी से क्या होगा? आई। टीचर्स का मतलब तो देखिए, आई एम टॉट बाय हिम। अब बताओ आई का मतलब क्या? मैं कि मैंने? अब इसका मतलब निकलेगा मुझे या फिर मुझको, क्योंकि आगे लिखा ना एम टॉट कैसी वर्ब है? अरे पैसिव वर्ब है, तो आई का मीनिंग भी क्या पैसिव होगा? आई का पैसिव मीनिंग क्या होता है? मुझे या फिर? तो मुझे एम टॉट का मतलब पढ़ाया जाता है, किसके द्वारा? अभी वाक्य छोटे, बाद में क्या होंगे? अरे बड़े हो जाएंगे ना। अच्छा, पहली वर्ब का बढ़ा क्या? कुछ बड़ा नहीं होगा, इजारे में तो लगेगा। आई प्रोनाउन है, बाद में क्या बनेगा आपका? सब्जेक्ट नाउन बनेगा ना। नाउन कितना बड़ा? नाउन सिंगल वर्ड हो सकता है और नाउन वर्ड ग्रुप भी हो सकता है। बस आपको ढूंढना किस रूप में? एज ए सब्जेक्ट ढूंढना है बस। और सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? इसका पता हमारे पास पहले से फिक्स है। इसका बना हुआ है क्या? राशन कार्ड। इसका पता हमको पहले से पता है। इसका बना हुआ पासपोर्ट कहाँ मिलेगा? तो फिर दिक्कत कहाँ है भाई? ठीक है, अब मुझे बताओ, इन दोनों ही का मीनिंग सेम है कि डिफरेंट है? इन दोनों ही का मतलब डिफरेंट है। एक ही एक्टिव वॉइस का है, एक ही किसका है? पैसिव वॉइस का है। ये क्या मीनिंग देगा आपका? ही पैसिव वॉइस का। ये क्या मीनिंग देगा आपका? एक्टिव वॉइस का मीनिंग देगा। इसका मतलब सब्जेक्ट के बाद आने वाली वर्ब डिसाइड करेगी आपको उसका मीनिंग क्या देना है। और अभी इसका मीनिंग निकलोगे ना, मैं और मैंने, तो इस वाक्य का मीनिंग आप निकाल सकते ही नहीं। निकाल के देखो जरा, आई का मतलब क्या हुआ? मैं। फिर एम का मीनिंग क्या निकलेगा? हूँ, तो मैं हूँ टॉट बाय हिम, तो उसके द्वारा मैं टॉट हूँ। तो गलत हो गया। अरे मुझे पढ़ाया जाता है उसके द्वारा। आगे बात समझ में? अच्छा, इन दोनों का मीनिंग सेम है क्या? ना, डिफरेंट है। उस आई का मीनिंग एक्टिव है, ये आई का मीनिंग क्या है? पैसिव है। तो अब जब भी कभी पूछेगा आई का मीनिंग क्या हो, तो फिर आपको एक प्रश्न पूछना चाहिए, काउंटर क्वेश्चन, कि सर एक्टिव बताएं कि सीधा नहीं बताना है कभी भी ना। आई का मतलब नहीं बोलना मैं और मैंने ना, क्या बोलना पड़ेगा? पहले बताओ एक्टिव बताओ कि पैसिव, तब जाके बात क्या होगी आपकी? पूरी होगी। ठीक है, ओके। क्या लिखा देखिए? वी टॉट दैम, एक्टिव है। सेकंड है कि थर्ड है? अरे दोनों सेम होती है ना, तो सब्जेक्ट के बाद थर्ड तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर कौन सी है? सेकंड है। मामला क्या हो गया? पास्ट में हमने क्या किया फिर? अरे पढ़ाया किनको? उनको। तो हमने उनको पढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं है। वी का पैसिव? बायस। टॉट का पैसिव? वॉज वर टॉट, पूरा बोलना पड़ेगा, पूरा बोलने का। और देम का पैसिव? दे। हो गया पैसिव मौखिक रूप से। कितना आसान है, इसे आसान मेरे ख्याल कुछ नहीं इंग्लिश में, बट थोड़ा सा पकड़ के रखना पड़ेगा। तो देम से क्या हुआ? दे। दे का साथी क्या होगा? वर होगा कि नहीं? कि पास्ट है और प्लूरल है, तो दे वर टॉट बायस। अब इसका मीनिंग क्या निकलेगा? तो जो मीनिंग देम का वही किसका निकलेगा? दे का। तो इसका मतलब क्या हुआ? उन्हें या फिर उनको पढ़ाया गया, किसके द्वारा? हमारे द्वारा। ठीक बात है। तो वॉज द टॉट का मतलब क्या होता है? पढ़ाया गया। बता दिया मैंने सारा का सारा कि पैसिव जो वर्ब होती है कॉमन, उसका हिंदी मीनिंग किस तरह से आप निकालेंगे। ठीक बात है। फिर क्या लिखा? देखिए, दे हैव टॉट अस। अब दे का मतलब क्या हुआ? वे है, उन्होंने। एक्टिव है ना अभी। हैव टॉट कैसा फॉर्मेशन? एक्टिव है। थर्ड के पहले बी हैव वर्ब क्या बनाता है? एक्टिव बनाता है ना। तो दे हैव टॉट अस। अब दे का मतलब क्या निकलेगा? एक्टिव ना। और दे का एक्टिव मीनिंग क्या होता है? वे या फिर उन्होंने। अब क्या निकलेगा? अरे वे निकलेगा।
इसका मतलब वे पढ़ा चुके हैं कि नहीं हमें या फिर हमको, इसका मतलब उन्होंने हमको पढ़ाया है, ये इसका मतलब है। ठीक बात है। अब दे का पैसिव, बाय देम। हैव का पैसिव, हैव का पैसिव, अरे नहीं बनता, कहाँ लिखा है मैंने आपको, जो नहीं लिखा है उसे छेड़ने का नहीं है। हैज है हेड के पैसिव नहीं बनते हैं, ये सिर्फ आपस में बदल जाते हैं जरूरत के अनुसार। और हेड तो वैसे नहीं बदलेगा, पास्ट टेंस होता है कि नहीं भाई, हैज और है बदल जाते हैं आपस में, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक बात है। तो हैव का पैसिव बनना नहीं। अब टॉट कौन सी वर्ब है, थर्ड। थर्ड का पैसिव कैसे बनता है, अरे बीन से बनता है ना, तो क्या हो जाएगा बीन टॉट। और अस का पैसिव, अरे भी बन गया ना। अब उसको उल्टा पढ़ के देखो ना, देखिए वी हैव बीन टॉट बाय देम, बस क्या करना है, इसको मिरर में देखना है, सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो क्या होगा ये वी का साथ ही क्या रहेगा फिर, हैवी। क्यों रहेगा, क्योंकि वी के साथ हैवी आएगा, वी प्लूरल होता है आपका। ठीक बात है। और टॉट चूंकि थर्ड वर्ब है तो क्या बनेगा इसका पैसिव, बीन टॉट क्या होगा, बाय देम। ठीक बात है। अब बताओ इन दोनों दे का मीनिंग सेम है क्या, और इन दोनों वी का मीनिंग सेम है क्या, नहीं, अलग अलग है। कौन डिसाइड करेगा इनका मीनिंग, आप और मैं नहीं, इनके बाद आने वाली वर्ब की एक्टिव वर्ब है या फिर पैसिव वर्ब है। ठीक है। फिर क्या लिखा, शी इज टीचिंग हिम, एक्टिव है। और एचआरएम आईएनजी वर्ब क्या होता है, एक्टिव होता है कि नहीं भाई। शी का पैसिव बाय हर, इसका पैसिव नहीं, क्या बताया मैंने, एचआरएम के पैसिव नहीं बनता, ये आपस में चेंज होते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। जिसका पैसिव नहीं बनता ना उसका नहीं बनेगा। अच्छा टीचिंग का पैसिव बीइंग टॉट, ठीक है। और हिम का पैसिव, हिम का पैसिव अरे ही होगा, आ जाता है कई बार, कोई नहीं, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो हिम से क्या हुआ, ही, इज चेंज होना ही नहीं है। टीचिंग का पैसिव ये हो जाएगा बीइंग टॉट, क्या हो जाएगा बाय हर। तो अब इज बीइंग टॉट का मतलब क्या हुआ, अरे बीइंग थर्ड का मतलब पढ़ाया जा रहा है, और इज एरे का तो क्या हो जाएगा है, तो पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब ही को पढ़ाया जा रहा है शी के द्वारा। और शी के द्वारा का मतलब क्या, बाय हर, कहाँ दिक्कत है इसमें। फिर क्या लिखा, यू कैन टीचर, एक्टिव है। कैन टीच क्या बनाता है आपका, एक्टिव बनाएगा ना। कैन के बाद जब क्रिया का पहला फॉर्म होता है तो क्या होता है, मॉडल है। मॉडल के बाद फर्स्ट का मतलब एक्टिव हो गया ना भाई। तो आप क्या कर सकते हो, अरे आप हर को बढ़ा सकते हो, आप उसे पढ़ा सकते हो। ठीक बात है। अच्छा यू का पैसिव बाय यू, कैन का पैसिव कुछ नहीं, चेंज नहीं होता मॉडल। और टीच का पैसिव, और जब मॉडल का पैसिव कैसे बनेगा आपका, बी थर्ड से बनेगा। तो क्या बनेगा ये, कैन बी टॉट। और हर का पैसिव शी। ठीक बात है। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए शी कैन बी टॉट, ये हो जाएगा बाय यू। अब मुझे बताओ यहाँ यू का मतलब क्या है, यहाँ यू का मतलब क्या है, तो डिसाइड करना है कि एक्टिव है कि पैसिव है। तो पहले का पैसिव हो गया, पहले सिंगुलर का पैसिव हो गया, फिर किसका हो गया, सेकंड का, फिर किसका हो गया, थर्ड का, फिर किसका हो गया, फोर्थ का, फिर किसका हो गया, मॉडल का हो गया। ठीक है। क्या लिखा, आई एम टू टीच यू का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको पढ़ाना है, मतलब मेरी इच्छा है मैं आपको क्या करूं, पढ़ाऊं। ठीक बात है। आई का पैसिव, अरे भाई मी। एम का पैसिव कुछ नहीं। टू टीच का, अरे बोलो टू बी टॉट। और यू का है, अरे यू सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तो बहकने का नहीं। ठीक है। कई बार होता है जब समझ में आते हैं तो बहक जाते हैं हम लोग बहुत जल्दी, हैं कहते आ गया हाँ, लेकिन कब जाएगा इसका भी मेरे हाथ में ही सारा। ठीक है ना, अभी आ रहा है।
तो यू का क्या होगा, यू। अब एम तो आ नहीं सकता ना, यू का साथी होता है फिर आर, तो क्या हुआ, तो देखिए यू आर टू बी टॉट। तो बताओ कहाँ दिक्कत है इनमें। अरे फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, मॉडल का, जिस का बंद का सारा बना दिया ना, कॉपी आउट जल्दी से। ठीक है आगे बढ़े भाई। ठीक है अब देखिए आगे बेटा तू। अच्छा एक वाक्य लिख रहा हूँ जरा देखना। और ये वाक्य मैंने आपको लिखा है पहले, तब पूछा था कि सही है गलत, तो आपने कुछ बताया नहीं था, कुछ कह रहे थे गलत है कि सर पता नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, नो आइडियाज कहा था ना। हाँ पैसे बताया था, ठीक है। कुछ ने नहीं बताया फिर लिखवा कर छोड़ दिया, तो मैंने कहा इसको लिख दो, ऐसा करो, बाद में आपको जस्टिफाई करना। अब सही है गलत, अरे वाक्य सही है गलत। अच्छा पहले बताओ एक्टिव है कि पैसिव है। अरे पैसिव है कि नहीं भाई, तो आई का मीनिंग क्या निकलेगा, मुझे या मुझको। एम टॉट का मतलब अरे पढ़ाया जाता है, भाई साहब मीनिंग बता दिया पैसिव वॉइस का, तो मुझे पढ़ाया जाता है क्या, इंग्लिश। और ये किसने कहा कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए बाय ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, मुझे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, सही है सेंटेंस। और किसका पैसिव है ये, अरे कौन सी वर्ब का पैसिव है ये, अरे फर्स्ट वर्ब का पैसिव है भाई साहब, ठीक बात है। अच्छा उसके बाद मैंने एक वाक्य लिखा था, ये वाला वापस लिखा था ना भाई, और पूछा था कि इसका टेंस क्या है, ये लिखा था वापस ये वाला वाक्य, और क्या पूछा था उसमें, टेंस पूछा था। क्या टेंस है इसका, इस सेंटेंस का टेंस है आपका प्रेजेंट सिंपल, तो वही तो इसका टेंस पूछेगा तो क्या बताएंगे आप, और आप क्या बताते हैं, कहते फर्स्ट ऑफ होती प्रेजेंट सिंपल। अरे भाई फर्स्ट ऑफ एक्टिव में होती प्रेजेंट सिंपल, लेकिन पैसे में लिख दिया तो तब भी तो प्रेजेंट सिंपल ही है ना। लेकिन प्रेजेंट सिंपल किस में है, ये एक्टिव वॉइस में नहीं है, पैसिव वॉइस में। तो क्रिया का पहला फॉर्म क्या बनाता है, प्रेजेंट का सिंपल, और उसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, प्रेजेंट का सिंपल ही बनाता है, ठीक बात है। तो ये कंटिन्यूस टेंस नहीं है अभी, तो बोलने में आया था कहते, लेकिन नहीं था क्या ये असल में फर्स्ट वर्ब भी है जो पैसिव फॉर्मेशन में आपका, ठीक बात है। तो इसका टेंस क्या बना, प्रेजेंट का सिंपल, तो वाक्य क्या है, सही है। अच्छा इसका एक्टिव बनाना पड़ा तो कैसे बनाएंगे, हैं वाह भाई वाह। अच्छा अंग्रेजी खुद ही पढ़ाने लगी है आजकल, ये तो बहुत बढ़िया, कौन सा कैप्सूल आ गया फिर ये। अच्छा वाक्य है तो क्या, पैसिव है ना, और पैसिव का एक्टिव तो बनेगा। हर एक्टिव का पैसिव बनना इज नॉट नेसेसरी, लेकिन हर पैसिव का एक्टिव तो बनेगा। क्या बनेगा फिर, अच्छा इसमें क्या दिया हुआ नहीं है, इसमें पैसिव वॉइस का आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है इधर, अरे नहीं है ना भाई, बाय हिम, बाय हर, बाय देम, बाय टीचर, बाय फलाना, बाय ढिमका दिया हुआ नहीं है ना, नहीं है ना, नहीं है ना। जब उधर नहीं है तो जब एक्टिव बनाएंगे तो इधर नहीं है, जो भी है फिलहाल ऐसा करो कि जो नहीं है ना उसको छेड़ना नहीं है, उधर नहीं है ना कुछ भी, तो जो इसका एक्टिव बनाएंगे तो यहाँ नहीं है क्या, कुछ भी, ठीक है। अब जो एम टॉट है इसका क्या बनाएंगे आप एक्टिव, तो एम टॉट का एक्टिव बनेगा टीच या फिर टीचेस, जरूरत के अनुसार। यहाँ तो क्या बनेगा टीच, यहाँ क्या बनेगा ये टीचेस, क्योंकि टीच और टीचेस के पैसे क्या होता है, अरे इजर एम टॉट होता है कि नहीं भाई, तो क्या बन जाएगा ये टीच या फिर, अब कौन सा लगाना है वो अभी इसका सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, जो भी अपने पास नहीं है, ठीक है ना। तो खालिस्तान टीच या टीचेस किसे, अब आई का पैसे क्या होगा, आई का पैसे बना रखा है नहीं है, तो अभी एक्टिव है कि पैसिव है, और पैसिव क्या करें आप, एक्टिव बने, क्या बने, मी बनेगा आपका ये, क्योंकि मी का तो आई बनाया था ना, तो उल्टा भी तो करना आना चाहिए कि नहीं, तो आपको उल्टा चलना आना चाहिए। और जिस समय उल्टा चलना आ गया ना तो सीधी अंग्रेजी आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। उल्टा चलना है थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन थोड़ा अभ्यास कर लिया तो आसान हो जाएगा। अब क्या बचा अपने पास, इंग्लिश। अब इधर नहीं था, इधर नहीं है, और टीच और टीचर्स कौन सी फाइनाइट वर्ब है कि नहीं भाई, और फाइनाइट वर्ब बिना सब्जेक्ट के यूज हो ही नहीं सकती। तो बताओ कौन पढ़ा रहा है यहाँ पे,
अब सब्जेक्ट देना पड़ेगा ना भाई, क्या देंगे सब्जेक्ट? अच्छा मतलब कोई बढ़ा के चला गया आपको, मतलब कोई बढ़ा के चला गया, ऐसे कैसे? क्या जा रहा था रास्ते में आया, कहते बैठ पढ़ा चल रहा, थोड़ी होता है। अब जब नहीं पता तो जो काम करता है उसी को लिखो आप। पढ़ाने का काम कौन करता है? अरे टीचर करता है कि नहीं भाई? तो जिसने पढ़ाया वही था, इसलिए वहां आपने बाय द टीचर नहीं लिखा था, ठीक है, इसलिए आपने सब्जेक्ट में क्या लगा दिया इसको, द टीचर। अब द टीचर कैसा है, सिंगुलर की प्लूरल? तो क्या होगा ये, इसे हटा दो तो क्या बनेगा, तो द टीचर टीचेज मी इंग्लिश। ये था आपका असल में एक्टिव वॉइस। और ऑब्जेक्ट कितने हैं इसमें? 2 है। पैसिव किसे बना रखा था आपने, ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट से, ठीक बात है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो पैसिव की बात करेंगे वो 3 तरह की वर्ब हो सकती है, मोनो, डाई और कॉम्प्लेक्स। कोई दिक्कत हो रही है? अच्छा एक वाक्य और लिख रहा हूँ, क्योंकि जब बाय लिखा मिलता है तब तो पहचान लेते हैं कि किसके द्वारा है, वो नहीं होता तब थोड़ी सी क्या होती है, आपको तकलीफ होती है। तो देखिए, आई एम बीइंग टॉट इंग्लिश, वो इसका एक्टिव नहीं बनाना है, सिर्फ पैसिव का आपको मीनिंग बताना है अभी। तो वाक्य तो सही है ना भाई, आई एम टॉट इंग्लिश यही वाक्य सही है आपका, और आई एम बीइंग टॉट इंग्लिश यही वाक्य कैसा है आपका, सही है। अब पैसिव किसका है, ये टीचिंग का पैसिव है, तब क्या निकलेगा इसका मीनिंग, क्योंकि पैसिव मीनिंग है तो क्या होगा, तो मुझे पढ़ाया जा रहा है अंग्रेजी, इसका मतलब मुझे अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, क्या दिक्कत है? क्या लिखा देखिए, आई हैव बीन टॉट इंग्लिश, किसका पैसिव है ये, और थर्ड का पैसिव है, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकी है, इसका निकलने के क्या निकलेगा मीनिंग, मुझे अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकी है। ये वाक्य आपका क्या है, सही है। क्या लिखा देखिए, आई वॉज टॉट इंग्लिश का मतलब क्या हुआ, मुझे अंग्रेजी पढ़ाई गई, किसका पैसिव है ये, अरे सेकंड का पैसिव है, ठीक बात है। क्या लिखा है, आई विल बी टॉट इंग्लिश का मतलब क्या हुआ, मुझे अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, कब पढ़ाएंगे वो पता नहीं लगेगा, अभी अंदाजा लगा रहे, तो मुझे अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, ठीक बात है। अब किसका पैसिव है ये मॉडल का पैसिव है, तो किसका पैसिव, विल टीच का पैसिव क्या होगा आपका, विल बी टॉट। तो दिक्कत कहाँ आ रही है इसके अंदर, क्या लिखा देखिए, आई एम टू बी टॉट इंग्लिश, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे अंग्रेजी पढ़ाई जानी है, कहाँ दिक्कत है इसके अंदर, सारे क्या है, पैसिव फॉर्मेशन है, सारे वाक्य क्या है, सही है, किस रूप में सही है, पैसिव फॉर्मेशन में। तो जब आपको समझ में आने लग जाता है कि किस तरह से निकालना मीनिंग, तो फिर इंग्लिश क्या हो जाएगी आपके लिए, बहुत ईजी हो जाएगी। कॉपी कर लो इन्हें, इनको सुबह शाम दोपहर में, ठीक है ना भाई, दूध के साथ, गर्म पानी के साथ, जैसा आपको ठीक लगे। क्या लिखा देखे, डू यू टीच हिम, क्या आप उसे पढ़ाते हो, जवाब किस में जाएगा, या तो हाँ में या फिर ना में। तो सेंटेंस बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब का आंसर क्या होगा आपका, या तो यस में, यहाँ पे किस में जाएगा आपका, नो नहीं ना हो, ठीक है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, पैसिव बनाना है इसका, तो एक्टिव है कि नहीं है, कैसे पता चला एक्टिव है, तो डू टीच क्या होती है आपकी, एक्टिव तो होती है, ठीक है। अच्छा यू का पैसिव, तो यू का पैसिव बनाने से पहले डिसाइड करना पड़ेगा सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, तो क्या है ये, अच्छा सब्जेक्ट मिलता कहाँ है, फाइन आर्ट के पहले कि फाइन आर्ट के बाद, हालांकि यू दोनों ही होता है, लेकिन अभी क्या है ये सब्जेक्ट है, क्या बनेगा इसका पैसिव,
बाय यू। टीच का क्या बनेगा, टॉट थर्ड बनेगी ना, और हिम का क्या बनेगा, ही। हो गया ना, तो हिम क्या बनेगा, ही। टीच का क्या हो गया, क्या होगा देखिए, टॉट। यू से क्या होगा, बाय यू। अब देखिए ये डू किसके अनुसार आया था, यू का अनुसार। अब किसको चाहिए, ही को चाहिए। तो क्या ही के साथ डू आएगा कि डज आएगा, हाँ डज आएगा ना भाई, लगा दे, लगा दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो भाई साहब डू और डज पैसिव वॉइस में यूज ही नहीं होते। और मजे की बात देखिए, यदि इसका पैसिव बनवाएगा ना तो यार चार ऑप्शन देंगे आपको, जिसमें तीन क्या होंगे गलत, एक क्या होगा सही। जानते आपका फोकस कहाँ होगा था, डज बाई चांस। वो तो एक्टिव का पैसिव आपको पूछ रहा है बंदा एग्जाम में, और आप किसको फोकस कर रहे हैं। और जब डू डज से वाक्य शुरू हो रहा है ना पैसिव मांगते समय, तो किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। और नहीं हो सकता का मतलब लेकिन कह रहे बाई चांस हैगा तो, अरे नहीं होता भाई साहब। और दो पांच हो गए ना, तो डज पैसिव वॉइस में आ जाएगा। इतना बड़ा सत्य ही, फिर इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो इज ही टॉट बाय यू, इसका मतलब क्या उसे आपके द्वारा पढ़ाया जाता है। मीनिंग सेम है, सिर्फ लिखने का ढंग बदला है। क्या लिखा, डज ही टीच यू। ये वाक्य लिखते हैं साथ साथ में आप, है ना, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसके अंदर। क्या लिखा, डज ही टीच यू, क्या वह आपको पढ़ाता है। अब बताओ यू का पैसिव क्या होगा, अरे यू तो रहेगा, टीच क्या बन जाएगा, टॉट, ठीक बात है। और ही का पैसिव क्या होगा, बाय हिम। अब डज कैसे आया था, ही के अनुसार नहीं भाई, तो यू क्या लेगा, डज तो ले ही नहीं सकता, तो डू कर देंगे इसे, नहीं। तो क्या बन जाएगा, आर यू टॉट बाय हिम, क्या आपको उसके द्वारा पढ़ाया जाता है। इसका मतलब क्या निकलेगा, क्या वह आपको पढ़ाता है। सेंटेंस बैलेंस होना जरूरी है, ठीक बात है। और इम्बैलेंस हो गया तो फिर गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ देखिए, डू डज जब किस में आता है, एक्टिव वॉइस में, तो क्या बनेगा इसका पैसिव वॉइस, इसका पैसिव बनेगा आपका इज आर एम से पैसिव बनेगा। और बनेगा का मतलब बनेगा, बाकी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या लिखा, डिड शी टीच हिम, क्या मतलब इसका, क्या उस लड़के ने उस लड़की को पढ़ाया। अरबी ही ने, सॉरी शी ने हिम को पढ़ाया, कर उस लड़की ने उस लड़के को पढ़ाया क्या, इसका मतलब है। अब हिम से क्या होगा, ही। टीच का क्या हो जाएगा, टॉट। शी से क्या होगा, बाय हर। और डिड से वॉज। फिर क्या लिखा है, डिड यू टीच हर, क्या आपने उस कन्या को पढ़ाया, ये इसका मतलब है ना। हर का मतलब क्या हुआ, क्या आपने हर को पढ़ाया, या फिर क्या आपने उस लड़की को पढ़ाया, इसका मतलब है। तो हर से क्या बनेगा, शी। टीच का क्या हो जाएगा,
टॉट जो होता है यहाँ यू से क्या हो जाएगा, बाय यू, और बाय यू क्यों होगा पता है, क्योंकि यू क्या है अभी, सब्जेक्ट है, ठीक है। और डिड से क्या हो जाएगा ये, फिर क्या लिखा देखिए, डिड ही टीच यू, क्या उस लड़के ने आपको पढ़ाया, तो यू का पैसिव क्या होगा, यू, टीच का क्या हो जाएगा, टॉट, ही से क्या होगा, बाय हिम, और डिड से क्या होगा ये, वर्क, किसके अनुसार, यू के अनुसार। तो वो बातें होती है ना, क्या फाइनाइट वर्ब और सब्जेक्ट क्या होता है, मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे को छोड़ के जाते ही नहीं है। और शासन में क्या चाहिए आपको, तालमेल भी चाहिए। तो इसे बोलते हैं क्या असल में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या क्या इसे बोलते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं इसे। आपके ग्रेड सेकंड में नाम इसका सिंथेसिस भी होता है। वैसे हमारे उसमें क्या होता है, एसएससी वाले में सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब क्या एग्रीमेंट होता है, दूसरा बोलते नहीं है, बोलते तो कहते हैं कि ये नहीं है नहीं। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ समझ में, आगे बढ़ सकते हैं। इनका हिंदी मीनिंग आप बार बार करना, जिससे क्या होगा आगे आने वाले अंग्रेजी में क्या होगा, आपको समझने में दिक्कत नहीं रहेगी। नहीं तो ऐसा होता है ना कि यार क्या मीनिंग निकालो, मैं समझ नहीं आ रहा है, तो टाइम एंड अगेन बार बार क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। तो क्या मतलब निकला इसका, डिड जब किस में आता है, एक्टिव में, तो पैसिव कैसे बनेगा ये, वॉज या फिर वर से बनेगा आपका पैसिव वॉइस। तो यदि आपका एक थियोरेटिकल प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सी क्रियाएं पैसिवाइज नहीं कर सकती या पैसिव वॉइस में यूज नहीं हो सकती, कौन सी होती है वो, तो डू, डज और डिड किसी भी सूरत में पैसिव वॉइस में यूज होती ही नहीं, और नहीं होती का मतलब नहीं होती। यहां तक कोई डाउट थोड़ी है। क्या लिखा देखिए, शी विल बी टीचिंग द बेबी, क्या देखें, शी विल बी टीचिंग द बेबी। अब क्या करना आपको इसका, अरे पैसे बनाना है, नियम बता रखे सारे, तो जितने मैंने नियम बताया ना उस सारे आप क्या करें इसमें अप्लाई करके देख लो आप। इसका मतलब क्या देखिए, वह बच्चे को पढ़ा रही होगी, ये इसका मतलब है ना। अरे अंदाजा है कि नहीं भी, इसमें फ्यूचर का टेंस है। अच्छा, द बेबी का पैसिव, ठीक है। विल का पैसिव कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मॉडल कभी चेंज होता ही नहीं है। बी का पैसिव है, कहाँ बताया मैंने आपको, बी, बीइंग और बीन का पैसिव कुछ नहीं होता है। न तो मैंने आपको बताया इजाराम का पैसिव, नहीं बताया मैंने आपको हैजब का पैसिव, नहीं बताया मैंने आपको मॉडल का पैसिव। हाँ मैंने पैसिव बताया डू डज का क्या, इजाराम। मैंने पैसिव बताया आपको डिड का क्या, वॉज वर, ठीक है। तो जिसको डिस्टर्ब नहीं करने का उसको डिस्टर्ब करने का ही नहीं, ठीक है। और इसका पैसिव तो बताया मैंने आपको। अरे आईएनजी वर्ब का पैसिव क्या बनेगा भाई, ये बनेगा बीइंग, थर्ड बनेगा, तो क्या बन जाएगा ये, बीइंग टॉट। तो द बेबी का पैसिव क्या हो गया आपका, द बेबी, विल का कुछ होना नहीं, बी का कुछ होना नहीं, टीचिंग का होना है क्या, ये हो जाएगा बीइंग टॉट। और सी का पैसिव बनता है कि नहीं, इसका जो जो नियम हमने सीखे हैं वो सारे क्या कर दिए, अप्लाई कर दिए यहाँ पे। और कुल मिलाकर ये वाक्य आपका बन के आता है क्या, पैसिव वॉइस में। अब जब ये बन के आया ना तो यहाँ पे एक लोचा हो गया, जानते क्या, देखो तो सही यहाँ पे क्या हुआ, देखिए तो जानते क्या हुआ है, कहते हेलो ब्रदर, कहते क्या हुआ, कहते आप यहाँ कैसे हैं, कहते क्या हो गया, कहते अपन कैसे दोनों साथ में।
बी वर्ब की दो फॉर्म कभी एक साथ यूज नहीं हो सकते, और फिर भी है तो लोच है। तो जरा देखते हैं। तो बी ने किससे पूछा, बीइंग से, कहता है आप यहाँ कैसे, तो कहते हो क्या है। तो बीइंग ने किससे पूछा, बी से, कहता है आप यहाँ कहते हो, कहते हो क्या है। तो ये बी वाली क्रियाएं कभी झगड़ा नहीं करती, क्या करती, एडजस्टमेंट करने की कोशिश करती है पूरी की पूरी। ठीक बात है। तो बी और बीइंग साथ में तो आ नहीं सकती। तो बी ने किससे कहा, बीइंग से, कहता है ऐसा कर बीइंग, क्या होता है, हट जा। कहते हैं ले, तेने कहा तो हट गई। अब जब इसे हटाने के बाद क्या हुआ, इसे हटाने के बाद क्या होगा पता है, इसे हटाने के बाद क्या हो गया, बी टॉट। अरे हट गई ना क्या, बीइंग, तो बीइंग हटने से क्या हुआ, ये हो जाएगा बी टॉट। अब बताओ बी टॉट से है कि नहीं, तो बी के बाद हट तो आती है। अरे बी के बाद हट तो आती ना, लेकिन बी के बाद हटाने के बाद एक आवाज उठी, कहता है हेलो, कहते हैं आईएनजी भाई। और आईएनजी का पैसिव कैसे बनता है, अरे बीइंग से बनता है। तो आईएनजी वर्ब है तो पैसिव बीइंग के बगैर बन सकता ही नहीं। कहता हटी कैसे, क्योंकि मेरा पैसिव तो बीइंग से बनेगा ना। तो फिर क्या हुआ, कहते भाई आजा वापस, क्योंकि वो नाराज होगी कौन, वर्ब ऊपर वाली। कहते आजा भाई। अब वापस आ गया तो क्या बीइंग टॉट हो गया। अब बीइंग ने किसे कहा, बी से, कहते तू हट जाना। कहते लो भाई साहब ये हट गए। और ये हटने के बाद क्या पता है, विल के बाद बीइंग किसी भी सूरत में नहीं आती। विल मॉडल है, ये अपने बाद फर्स्ट वर्ब ही लेती है। ठीक है, तो इस बी को नहीं हटा सकते, बीइंग को नहीं हटा सकते। ठीक बात है। और प्रॉब्लम यही है कि दोनों को साथ में लगा भी नहीं सकते, ना तो इन दोनों में से किसी को ड्रॉप कर सकते हैं, और नहीं आप इन दोनों को साथ में लगा सकते हैं। तो क्या होगा जानते हैं, फाइनल निर्णय किया हुआ, कहता है ऐसा करो भाई इसका पैसिव मत बनाओ। तो एक टेंस है अपना कौन सा वाला, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसका पैसिव नहीं बनता है। और उसका पैसिव नहीं बनने की वजह आज पता चली आपको, क्यों, बी और बीइंग क्या आते हैं आपके साथ में, और वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल से भी अगला स्टेप है, जो कभी साथ में नहीं आ सकती। तो एक्टिव तो सही है, अब आप कहेंगे साहब जो पैसिव बनता नहीं तो आप क्यों सिखा रहे हैं, तो आपके एग्जाम में आजकल प्रश्न आ गया नन ऑफ द अबव। अब यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, नहीं तो कहते एक तो होना चाहिए ना। तो है फिर करते हैं क्या हुआ, उमापति उमापति उमापति, कहता है ठीक है, फिर उमापति उमा कुछ नहीं करेंगे भाई साहब, भोला आदमी है वो तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। नहीं बनने की वजह क्या है, बी और बीइंग दोनों क्या आते हैं आपके साथ में आते हैं। तो क्या बात बनेगी यहाँ पे, नोट करके लिख लो। और टेंस कौन सा है पता है, कैसे पता चला आपको, नहीं कैसे पता चला कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है, मतलब कहता देखो सर बी, कई बार अंदर से आता है, कुछ नहीं आता, ये बता रहा है आपको। विल क्या है, अरे फ्यूचर है भाई साहब, और टीचिंग क्या है, तो दोनों मिलकर, और बी क्या कर रहा है, और भाई साहब बी आता है ना सिर्फ एडजस्ट करता है, बाकी कुछ मीनिंग नहीं पूछने का इसका। तो अपने आप क्या हो गया, विल फ्यूचर हो गया, टीचिंग से क्या करनी, दोनों मिलकर क्या हुआ, कंटिन्यूस टेंस किसका, अरे फ्यूचर का भाई जी, ठीक बात है। तो नोट क्या बनेगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और प्रश्न आपका थियोरेटिकल भी बन सकता है कि विच टेंस कैन नॉट बी पैसिवाइज्ड, मूल्य कौन से टेंस को पैसिव वॉइस में यूज नहीं किया जा सकता है, और वो कौन सा होता है, हाँ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। कोई दिक्कत नहीं, शी विल हैव बीन टीचिंग द बेबी। अब जो जो नहीं बता रखा है ना सारे अप्लाई करो यहाँ पे, छोड़ना किसी को भी नहीं है। बताओ द बेबी का पैसिव क्या होगा, ये हो जाएगा द बेबी, नहीं बेबी, बेबी क्या इज, हाँ बेबी। ठीक है, विल का पैसिव कुछ नहीं, हैव का पैसिव कहाँ बताया मैंने आपको, अरे नहीं बनता भाई। अच्छा बीन का पैसिव कहाँ बताया, नहीं बताया ना, और जिसका पैसिव नहीं बताया उसको छेड़ना नहीं है। और इसका तो बताया है, क्या बनेगा, बीइंग टॉट। क्या हो जाएगा बाय हर।
कॉपी कर ले सेंटेंस को, और ये वाक्य बन के आता है जब इसका क्या करते हैं अपन, पैसिव बनाते हैं तब। अभी देखता है मेंटली कितने प्रेजेंट रहते हैं क्लास में ना, अभी पता चलेगा। तो देखो भाई, एक्टिव पैसिव का टॉपिक नहीं है ये, उसका एक इंट्रोडक्शन है जहाँ आप वर्ब को पहचानने की बात कर रहे हैं, एक्टिव है कि पैसिव है। एक्टिव का मीनिंग कैसे निकालेंगे और पैसिव का मीनिंग कैसे निकालेंगे। अच्छा, जब ये वाक्य बन के आए तो फिर लोचा हो गया, कौन सा पता है, कहते हैं हेलो ब्रदर, कहते हैं यहाँ पे कैसे, कहते क्या दिक्कत है तेरे को। तो देखिए क्या हुआ, बीन ने किससे पूछा, बीन से, कहते आप यहाँ कैसे, कहता मैं तो आईएनजी वर्ब का पैसिव बन के आया हूँ, और आता भी है, ठीक है। अच्छा, बीइंग ने किससे पूछा, कहता आप यहाँ कैसे, तो मैं तो ओरिजिनली आया हूँ ना, तो मैं तो ऊपर भी था तो नीचे आया, और ये कहाँ से आया, ये कहता है कि मैं आईएनजी का पैसिव बन के आया। इसका मतलब दोनों क्या अपनी जगह पे, ये दोनों अपनी जगह पे क्या है, सही है, लेकिन दोनों साथ में यूज नहीं हो सकते। और कमाल की बात है, इन दोनों में से किसी को हटा भी नहीं सकते। हटा के देख लो एक बार, बीइंग हटाएंगे तो ये नाराज, क्योंकि आईएनजी वर्ब का पैसिव कैसे बनता है, और बीन हटा दिया तो हैव के बाद आईएनजी फॉर्म नहीं आती, और नहीं आती का मतलब नहीं आती, तो ना तो दोनों को साथ में लगा सकते हैं और नहीं दोनों में से किसी एक को रिमूव कर सकते हैं, तो फिर क्या हुआ, नो पैसिव, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट लिखा था फाइनाइट नॉन फाइनाइट में, जब किसी क्रिया में एक से ज़्यादा शब्द होते हैं तो उसमें मैक्सिमम शब्द कितने होते हैं, नहीं टोटल शब्द कितने होते हैं फाइनाइट सहित। किसी क्रिया में एक से ज़्यादा शब्द होते हैं तो उस क्रिया का पहला शब्द क्या होता है, फाइनाइट, बाकी सारे क्या होते हैं आपके नॉन फाइनाइट। लेकिन टोटल होते कितने, 4 शब्द होते हैं, 5वां शब्द उसमें शामिल होता है नहीं, लेकिन यहाँ पे हो गया। कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 और 5। ये वर्ब की लेंथ गलत हो गई आपकी, और गलत होने की वजह क्या है, ये दोनों साथ में नहीं आ सकते, तो फिर क्या हुआ, तो एक्टिव तो आपका सही है, पैसिव क्या हो गया आपका रॉन्ग। किसकी वजह से, इन दोनों की वजह से। तो बताओ कौन सा टेंस है ये, अरे दे सकते हैं ना, विल से क्या हो गया फ्यूचर, बीन का मतलब है वर्ब के थर्ड फॉर्म है ये, और थर्ड का मतलब क्या होता है परफेक्ट, और आईएनजी का मतलब क्या होता है कंटिन्यूअस, और सारा मिलकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस कैसे बनता है, नाम से नहीं, वर्ब के कॉम्बिनेशन से बन के आता है। तो जैसा वर्ब का कॉम्बिनेशन वैसा क्या होगा, उस टेंस का नाम बन के आएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, और नहीं बनने की वजह आपको पता चल गई, क्या आता है, बीन और बीइंग दोनों साथ में मुमकिन है नहीं है, ठीक बात है, लिखो नोट करके। एक सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब कितने सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक वर्ब में शब्द कितने होंगे, अभी वर्ब की लेंथ है, सेंटेंस लेंथ नहीं है। सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब कितने भी आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक वर्ब को यदि लेंथ बढ़ानी है तो मैक्सिमम 4 शब्द, लेकिन यहाँ पे कितने हो गए, 5 होते के साथ ही सेंटेंस अव्यवहारिक हो गया। अव्यवहारिक का मतलब क्या वरम, तो लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो क्या नोट बना आपका, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, और नहीं होने की वजह क्या है, क्या होगा, देखिए बीन और बीइंग दोनों साथ में आते हैं, वो कैसे इम्प्रैक्टिकल है। अच्छा, एक वो है ग्रामरियन जिनका नाम है माइकल सवान, सावन नहीं कौन हुए हैं, माइकल स्वान हुए हैं, उन्होंने इसका पैसे बना रखा अपनी बुक में, बना तो दिया, लेकिन बाद में उन्होंने एंड में क्या बोला, कहते ये वाला सेंटेंस प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब बना तो दिया उन्होंने ऐसे जैसे अपने बनाया ना वैसा का वैसा, लेकिन बाद में क्या बोल दिया अलग से नोट बनाकर, कहते बनता तो है बट, तो फिर क्या फायदा उससे, तो फाइनली क्या बना, पैसिव नहीं बनाना है, ठीक बात है। एक वाक्य और लिखी, क्या लिखा देखिए, शी हैज बीन टीचिंग द बेबी, पैसे बनाना इसका, अरे एक्टिव तो है ना ये, क्यों एक्टिव है,
क्योंकि इसमें कहीं भी थर्ड वर्ब नहीं है, और वैसे भी आईएनजी वर्ब क्या एक्टिव फॉर्म में तो होती है, तो पैसे बना दो फिर इसका। हाथ चलाओ तो सही, क्या दिक्कत है? कलम चलाने आपको, क्या हुआ? द बेबी हैज का कुछ नहीं कर सकते, बीन का कुछ नहीं कर सकते, टीचिंग का कर सकते हैं कि नहीं? क्या तो क्या लिखा था? बेबी हैज बीन बीइंग टॉट बाय हर। फिर वही बात होगी, कौन सी? इसका भी पैसे नहीं बनेगा, तो कौन सा टेंस चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसका भी क्या होगा? नो पैसिव वॉइस, नॉट बनेगा। और टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। कैसे पता चला? शायद भी है, टीचिंग। तो देखिए प्रेजेंट क्या बताता है? हैज बताएगा, या हैज क्या बताएगा आपको? प्रेजेंट। बीन कौन सी वर्ब है? बी की थर्ड का मतलब परफेक्ट है, और आईएनजी वर्ब क्या है? कंटिन्यूअस। सारा मिलकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टेंस किसने बनाया? आपने कि वर्ब ने? हाँ, तो आपका फोकस कहाँ होगा भाई? क्या पता करने के लिए? बस, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने क्या किया पता है? पहले टेंस के नाम याद किए, फिर क्या ढूंढी? वर्ब। ऐसा थोड़ी होता है। तो क्या बनेगा इसका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। एक वाक्य और लिखिए। क्या लिखा? शी हैड बीन टीचिंग द बेबी। तो जो सारी बातें बताए उसको अप्लाई कर दो यहाँ पे। तो क्या एप्लीकेशन डालेंगे यहाँ पे? देखिए द बेबी, हेड का क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। बीन का क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। टीचिंग का क्या होगा? ये हो जाएगा बीइंग टॉट। क्या हो जाएगा? बाय हर। तो एक्टिव तो सही है आपका भाई, लेकिन पैसिव क्या हो गया आपका? रॉन्ग। जानते क्या है इसकी वजह? है बीन और बीइंग। तो टेंस कौन सा है फिर? ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैसे बना? तो हेड से पास्ट, बीन से परफेक्ट, और फोर से क्या हो? कंटिन्यूअस। और सारा मिलकर क्या हुआ? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। बना दो नोट इसका भी। तो लिखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो ये तो देखिए सारा सिस्टमेटिक काम मैंने आपको लिखा नोट बनाकर, ठीक है। इसमें एक जुगाड़ू काम भी है। क्या जानते जुगाड़ू सिस्टम क्या होगा इसके अंदर? कि कौन से का पैसिव नहीं बनेगा? तो जब किसी एक्टिव सेंटेंस में क्या होता है? अरे बाबा, जब किसी एक्टिव सेंटेंस में बी खुद होती, बी 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 क्या होती है? बी खुद होती है। और क्या होता है? तो ऐसे वाक्यों का पैसिव बनता ही नहीं है। और ये कहाँ आता है पता है? ये आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। किस में आता है आपका? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक बात है। तो जब किसी एक्टिव सेंटेंस में क्या होता है? बी, और क्या होता है? बीन। तो ऐसे वाक्यों का पैसिव बनता ही नहीं है। ये लिख लो, एक कॉमन नोट सबका ही। तो लेकिन जब किसी एक्टिव सेंटेंस में बी तथा बीन होता है तो
क्या होता है, बी तथा बीन होता है, तो उनका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, या उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो कितने टेंस का पैसिव बनता है फिर? टेंस होते हैं अपने पास 12 होते हैं कि नहीं भाई? 12 में से कितने का बनता है? 8 का बनता है। 4 का पैसिव बनता है नहीं, और मतलब नहीं बनता। तो बताओ आपका टोटल टेंस कितने हुए? तो हमारे पास टोटल टेंस होते हैं 20। कितना है? 20। जिसमें 12 कैसे होते हैं? एक्टिव फॉर्मेट में, और 8 कैसे होते हैं आपके? पैसिव फॉर्मेट में होते हैं। कुल मिलाकर कितने हो गए? इसका मतलब एक ही टेंस को दो तरह से लिखा जा सकता है, एक्टिवली एंड पैसिवली। तो फर्स्ट को पैसिवली कैसे लिखेंगे आप? इजारम थर्ड से, दोनों का टेंस क्या है? सेम है। सेकंड कैसे लिखेंगे आप? वॉज और थर्ड से, दोनों का टेंस क्या है? सेम है। अच्छा, थर्ड और बैथ तो क्या होगा? बीइंग थर्ड, दोनों का टेंस क्या है? सेम है। अच्छा, फोर्थ है तो क्या बनेगा? बीइंग थर्ड, दोनों का टेंस क्या है? सेम है। उसके बाद टू फर्स्ट है तो क्या बचेगा? टू बी थर्ड, टेंस कैसा रहेगा आपका? सेम रहेगा। और मॉडल बी है तो क्या होगा? मॉडल बी और थर्ड क्या रहेगा आपका? टेंस सेम रहेगा। ठीक बात है। और जहाँ बी पहले से होता है या बीन पहले से होता है, उनका पैसिव बनता नहीं है। और ये कौन सा टेंस बनाता है? तो बी बनाता है फ्यूचर कंटिन्यूस, और बीन बनाता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। तो तीन तो वो, चौथा कौन सा हो गया? फ्यूचर कंटिन्यूस। इन सबन का पैसिव बनता ही नहीं है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। ये था पैसिव का सारा क्या हुआ कॉन्सेप्ट, जो आपको अच्छे से पकड़ के रखना है। अब प्रश्न बनता है कि वो कौन कौन सी चीजें होती है जिनका पैसिव नहीं बना सकते। तो पैसिव किस किस का नहीं बनता है? तो पैसिव नहीं बनता है इंट्रांसिटिव वर्ब का। जब प्रश्न बनेंगे तो वो घुमा फिरा के होगा। पैसिव किसका नहीं बनता है और किसका नहीं बनता है? वहां ऑप्शन होगा, क्या लिखा? पैसिव किसका नहीं बनता है? एक क्या लिखा होगा? इंट्रांसिटिव वर्ब। फिर क्या लिखा? फ्यूचर कंटिन्यूस का। फिर क्या लिखा है? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ये तो होगा ना भाई। तो इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बना सकते आप, फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बना सकते, और परफेक्ट कंटिन्यूस का भी पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। तो कितनी बातें होगी टोटल? तीन तो परफेक्ट वाली कंटिन्यूस में होगी, एक कौन सी कंटिन्यूस, और एक कौन सी होगी आपकी? इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव बनता ही नहीं है। कोई दिक्कत हो रही है? लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांसिटिव वर्ब होती फिर भी पैसिव नहीं बनता, और ये आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन, जो मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक बात है। तो इसे मिटा दो एक बार। तो पैसिव बनने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कब होगा? जब वर्ब कैसी होगी? लिखो सेंटेंस। देखिए, लिख लो सेंटेंस। जानते हैं कैसी वर्ब है? अच्छा, पहले इसमें आपको ये पूछते कि इसमें सेंटेंस में एलिमेंट्स क्या है, तो सेंटेंस का पैटर्न क्या है, तो आई क्या है? कैसे पता? अरे होता ही है। ठीक है। हैव क्या है? अरे वर्ब है कि नहीं भाई? और आकार क्या है? और जब ये चीजें होती हैं तो पैसिव तो बनता है। तो बना लो। पैसिव बनाना सिखा दिया मैंने आपको। मीनिंग नहीं निकलेगा। मुझे नहीं पता मीनिंग निकलेगा नहीं निकलेगा, वो तो आपको डिसाइड करना है। बना ले, फिर भी बना लेना। वाक्य शुरू कैसे होगा? ए नहीं, ए कार नहीं, अकार। ऐसे बोलो, ए कार कहते क्या है? तो क्या हुआ? अच्छा, है कौन सी वर्ब है? अरे कौन सा फॉर्म है भाई साहब? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पता नहीं कौन सा है। सेकंड फॉर्म है किसका? आपका कि मेरा? अरे क्रिया का पहला फॉर्म भाई साहब प्लूरल। अरे है कि नहीं भाई? और पहले वर्ब का पैसिव कैसे बनता है? इजारम से बनता है। और हैव की फॉर्म क्या होती है? तो हैव की फॉर्म होती है सिंगुलर में हैज, पास्ट में क्या होती है? सेकंड हैड, थर्ड भी क्या होती है आपकी? हैड, फोर्थ कौन सी होती है? हैविंग,
और फिफ्थ कौन सी होती है, टू हैव, सारी होती तो कहाँ दिक्कत है। तो क्या बनेगा इसका पैसिव, ट्रांसिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कोशिश कर रहे हैं पैसिव बनाने की, ठीक है ना। हाँ भाई, क्या लिखा है, आकार इज हेड बाई मी, क्या मतलब है इसका, एक कार मेरे द्वारा रखी जाती है। कहाँ पे, गैरेज पोर्शन में या छत पे, घर पे या जेब में, कहाँ। हाँ रखना तो होता है इसका मतलब। तो आप सुन लीजिए, हैज़, हैव और हैड का मीनिंग जो रखने के अर्थ में होता है ना, तो वर्ब तो कैसी होती है, ट्रांसिटिव, लेकिन कैन नॉट बी पैसिवाइज्ड। इसका पैसिव वॉइस और बना दिया तो गलत हो जाएगा। और क्या चीज़, नहीं नहीं, एक्शन भले नहीं, ऑब्जेक्ट तो आ रहा है ना भाई, ऑब्जेक्ट आने का मतलब पैसिव तो बनेगा ना। लेकिन प्रॉब्लम है कि जो हैव वर्ब है वो बताती है पोजीशन, और जब भी पोजीशन में आती है ना हैव वर्ब, चाहे हैज हो, चाहे हैव हो, चाहे हैड हो, इसको पैसिव वॉइस में यूज नहीं कर सकते, ठीक बात है। तो फिर क्या हुआ, और फिर भी बना लिया ना, जान इसका मीनिंग क्या निकलेगा, फिर भी बना लिया तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। और हैव का एक मीनिंग और भी होता है, खाना, ईट के अर्थ में। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा पता है, एक कार मेरे द्वारा खाई जाती है, तू भी आ जा, मैं आगे से खाता हूँ, तू पीछे से खा ले। इसका मतलब हैज, हैव और हैड किस अर्थ में आती है, रखने के अर्थ में, पोजीशन के अर्थ में, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और बना दिया तो क्या होगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये किसकी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है किसकी, हैव वर्ब के। हैव वर्ब में क्या क्या आता है, हैज, हैव और हैड। तो इसका नोट बना लो एक आप। हाँ मैन वर्ब के रूप में अधिकार बता रही है, क्या बता रही है, रखने के अर्थ में। तो मैन वर्ब होने के बावजूद भी पैसिव नहीं बनता। और कैसी वर्ब बताइए, ट्रांसिटिव वर्ब है ये। तो हर ट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव बने ये भी कोई जरूरी नहीं है। हमेशा नहीं हो रही, हमेशा का मतलब हमेशा ही। तो नोट लिख रहे हैं ना, इस नोट का मतलब ये कि हैज, हैव और हैड जब कैसे आती है, कोई चीज रखने के अर्थ में, अधिकार के अर्थ में जब आती है, या मेरे पास में होने के अर्थ में आती है, तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। लिख लो नोट करके। तो लिखिए, जब कोई हैव वर्ब पोजीशन के रूप में यूज होती है तो देखिए, जब कोई हैव वर्ब पोजीशन के रूप में यूज होती है, पोजीशन का मीनिंग क्या हुआ, तो देखिए जब कोई हैव वर्ब पोजीशन के अर्थ में यूज होती है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है, एक वाक्य और लिखो, और वह वाक्य आपका एग्जाम आया हुआ है। और वह आंसर था कि इसका पैसिव नहीं बनेगा। तो पहला तो बताओ इसमें क्या क्या आइटम आपको दे रखे हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, शी, रिजेंबल्स क्या है, वो अगर आगे देखा ना, हर मदर क्या है। तो रब तो आपकी ये भी ट्रांसिटिव है। तो देखिए, शी सब्जेक्ट है, रिजेंबल्स क्या होगी आपकी वर्ब, और हर मदर क्या भी ऑब्जेक्ट है। आप ऐसे बना सकते हैं क्या इसका,
नहीं बना सकते। तो रिसेंबल ट्रांसिटिव वर्ब होने के बावजूद इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। अच्छा, रिसेंबल्स का मतलब क्या है? हाँ हाँ, इसका मतलब होता है हम शकल होना या मिलता जुलता होना। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? इसका मतलब इस लड़की की शक्ल मिलती है किससे? उसकी माँ से। इसका मतलब ये लड़की अपनी माँ पर गई है। वो अब कैसी है? ट्रांसिटिव, लेकिन पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। क्या हुआ? हाँ, कैन नॉट बी पैसिवाइज्ड और वी कैन से नो पैसिव। तो ये हैव वर्ब अधिकार के अर्थ में, और रिसेंबल जो क्रिया इसका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं। कैसी वर्ब है ये? ट्रांसिटिव होने के बावजूद भी। ये लिख दो ना, रिसेंबल का पैसिव नहीं बनता, बस इतना से, बाकी बहुत बड़ा इशू नहीं इसके अंदर। और फिर भी बना दिया ना भाई पैसिव वॉइस, तो बहुत गजब का अर्थ निकलेगा उसमें। अच्छा, क्या निकलेगा जरा देखिए। तो हर मदर इज रिजेंबल्ड बाई हर, इसका मतलब क्या हुआ? उसकी माँ की शक्ल मिलाई जाती है उस लड़की के द्वारा किसी फोटो में। मुमकिन है नहीं, तो पैसे नहीं बनेगा इसका। अच्छा, एक फ्रेजल वर्ब होती है, जनरली होता है क्या लिखा है? टेक आफ्टर का मतलब क्या है? फ्रेजल वर्ब है ये। क्या मतलब है इसका? जनरली होता है। तो वैसे टेक का मतलब लेना, आफ्टर का मतलब बाद में कहते, बाद में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेजल वर्ब के शाब्दिक अर्थ निकल के नहीं आते। क्या होता है? मीनिंग चेंज होता है। ठीक बात है, और उन्हें आपको याद ही रखना पड़ेगा। बाकी आपके पास कोई तरीका नहीं, नहीं कि अनुमान लगा के कहते 1 मिनट, नहीं, मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब होता है हम शक्ल होना, मिलता जुलता होना है, शक्ल मिलना होता है। ये टेक आफ्टर एग्जाम में आ सकता है फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पूछने के अर्थ में, ठीक है, इसलिए ध्यान देना। ये जो फर्रे आ रहे हैं बोर्ड पे, इन पे फोकस करना बहुत जरूरी है। और फर्रे नॉर्मली एग्जाम में दिखते हैं, ध्यान देना। कहते वही फर्रे दो फिर आप सर। हाँ, फ्रेजल वर्ब है और ये वैसी क्रिया नॉर्मल जो होती है। तो टेक आफ्टर इज द फ्रेजल वर्ब, ठीक है ना भाई। और उसका मीनिंग क्या निकलता है? रिसेंबल, मतलब मिलता जुलता होना, हम शक्ल होना, ठीक है, या किसी की शक्ल पर जाना। अरे छोटे बच्चे होते हैं कि नहीं, छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, उनकी शक्ल किससे मिलती है? ना ना, वो बदलते रहते हैं बेटा, आप गौर से देखते हैं। थोड़ी देर पहले करे यार तो मेरे जैसे लग रहा है, बाद में कहते ना ना दादा पे ही, तो फिर बाद में हाँ वो हाँ जो भी देखने आता है कहते मेरे पे क्या। कई बार तो पड़ोसी कहते मेरे पे क्या है ये वहाँ इश्यू हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे ये बात समझ में। ये था एक्टिव पैसिव, क्या था आपका पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट, ठीक बात है। लेकिन जब वॉइस पढ़ाऊंगा ना, जो भी सेंटेंस लिखा होगा उसका पैसिव वॉइस आपको बनाना नहीं आएगा, लेकिन वो तब जब टॉपिक लौट के आएगा तब। लेकिन अब जितना भी आपने पढ़ा ना, इससे आपका सारा का सारा काम हो सकता है जिसका एग्जाम से लिंक है। यू कैन डू। आप जस्टिफाई कर सकते हो वाकई एक्टिव का है कि पैसिव का है। एक्टिव है तो मीनिंग कैसे निकलेगा, पैसिव है तो मीनिंग कैसे निकलेगा, और जस्ट डू करके देखना है, इसको अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। हाँ, किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो अलग बात है, बाकी वर्ड का मीनिंग पता था, आप सारा का सारा मीनिंग फाइंड आउट बहुत इजीली कर सकते हैं। तो देख रहे हैं वर्ब को, देख रहे हैं अभी तक अपन लोग हैं भिन्न भिन्न प्रकार से, अलग अलग टाइप से। ये शायद पहली बार पढ़ रहे हैं आप, भले आपने पीजी कर लिया होगा, डबल पीजी कर लिया होगा, अमेरिकन में पीजी कर लिया होगा, ब्रिटिश में कर लिया होगा, हैं। ये सारी इंग्लिश कौन सी है? थियोरेटिकल है, जो आपसे आपके एग्जाम से लिंक रखती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब क्या पढ़ेंगे भाई? तो देखिए, वैसे पहला क्या होता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन होता है, फिर क्या होता है? प्रोनाउन, फिर क्या होता है? एडजेक्टिव, फिर क्या होता है? वर्ब, फिर क्या होता है? एडवर्ब, फिर क्या होता है? प्रीपोजिशन, फिर क्या होता है? कंजंक्शन, और लास्ट में क्या होता है? इंटरजेक्शन। तो बीच में उठाया था अपने वर्ब को, क्यों? क्योंकि बिना वर्ब का सेंटेंस बनता ही नहीं। और कौन सी वर्ब? फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट का सेंटेंस बनने में रोल है, लेकिन होना जरूरी नहीं। अलग अलग वर्ब पढ़ी, अब क्या, अब चल देंगे उल्टा, वापस कहाँ जाएंगे? अब नाउन पे। तब किसकी बात करेंगे? नाउन की। नाउन क्या होता है, कैसे पता करेंगे, क्या क्या काम कर सकता है, ये सारा फंक्शन देखते हैं इसका, ठीक बात है। और नाउन के फंक्शन समझ में आ गए तो आगे आएंगे आपके स्पो का, समझ रहे हैं ना। तो
तो अभी जो पढ़ रहे हैं वो सारा कहाँ काम आएगा आपका, जब आपका टॉपिक चलेगा। कभी चलेगा फ्रेज एनालिसिस, कभी क्या चलेगा आपका क्लोज एनालिसिस। ठीक है, फ्रेज किस में चलेगा आपका एमएचएम में, और क्लोज किस में चलेगा स्पोका में। सिलेबस तो याद है ना, है ना, तो बस उसको याद रखना जरूरी है। तो क्या पढ़ा लिंक होता रहेगा कहीं ना कहीं आपका, ठीक बात है। ओके, अब किसकी बात करेंगे भाई, नाउन। है, इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है, देखिए है भाई, हिंदी में होता ही नहीं कुछ, मैं कैसे लिखूं। तो देखिए नाम है आऊ, आऊ क्या हुआ, नाउन। अच्छा नाउन होता क्या है, क्या होता है, नेम होता है। क्या होता है इसका मतलब, नाम। क्या होता है इसका मतलब, क्या होता है, संज्ञा। और इन सबका मतलब क्या है, एक ही तो है। ऐसा लग रहा है पर्यायवाची है अभी, कैसा ही है, अरे सिनोनिमस है, पर्यायवाची है कि नहीं भाई। अच्छा नाउन का पर्यायवाची संज्ञा, संज्ञा का पर्यायवाची नाम, नाम का पर्यायवाची नेम, सारे क्या है। और पर्यायवाची होने का मतलब ये जरूरी नहीं होता कि आप उनको एक दूसरे की जगह पे यूज कर लो ना। यूज सबका क्या होता है भाई, अलग अलग होता है, अपने अपने हिसाब से शब्दों का इस्तेमाल होता है। क्योंकि आप साहित्य से बिलोंग करते हैं इसलिए कुछ बात हो जाती है, बाकी इतना नहीं करते। अच्छा पानी है ना, पानी के कितने सिनोनिम, बहुत सारे याद है ना, कितने होते हैं, 2005 याद ही होंगे मैंने, पानी जल नीर तो अम्बुद, होता है कि नहीं। लेकिन इनका यूज सारा क्या है, अलग अलग है, ठीक बात है। एग्जाम्पल के तौर पे घर पे कोई मेहमान आता है, ठीक बात है, अब बेचारा मेहमान बैठा हुआ है, उसको प्यास लगी और एक बच्चा आया और हिंदी का पर्यायवाची का इस्तेमाल कर रहा है प्रैक्टिकली। वो ट्रे उठाई, पानी गिलास रखा और गया मेहमान के पास, कहते भाई साहब तो लीजिए, क्या लीजिए, तो लीजिए। अब देखा मेहमान ने कि साला ये पता नहीं कौन सा तो है, कहता मैं नहीं लेता भाई, कहता आपकी मर्जी, आ गया। घूम फिर के वापस गया, थोड़ी देर बाद कहते भाई साहब क्या है, तो क्या अमरूद लीजिए। अरे कह दादा भाई मैं नहीं लेता यार, मतलब कितनी बार फिर पहुंचा बात भाई साहब तो क्या, हाँ जी, कहते नीर लीजिए नीर। अब उसको लगा कि शायद ये रेल वाला नीर है, और मिलता है बोतल में रेल नीर, पता है ना, वो कई बार होता है दिख जाता है वो। कहता भाई रुक जा, गर्म है शरीर, अभी थोड़ी देर बाद पीऊँ ठंडा पानी। अच्छा उसके बाद कहते भाई साहब जल लीजिए, फिर लगा कि शुद्ध हिंदी बोल रहा है। जो बोलते हैं ना जल, क्या लगता है, ऐसा लगता है कि शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल कर रहा है। आखिर भाई साहब गए, आखिर में कहते भाई साहब पानी लो, कहते ला ना, कब से प्यासा मर रहा हूँ यार तो पानी जल नीर तो अमूद सारे क्या है, अलग अलग सेंस में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा इनको आप एक दूसरे की जगह यूज नहीं कर सकते, अभी पढ़ तो रहे। अच्छा नाउन का मतलब क्या है, अरे नेम है ना, नेम सीधा सीधा। अब किसी आदमी का नाम पूछना है तो कहते हेलो, कहते यस, कहते व्हाट इज योर नाउन, कहते क्या, कहते पर्यायवाची नहीं आती क्या तेरे को, नहीं कर सकते। अब एक एक बात बता, तेरी संज्ञा क्या है, बोलो तेरा नाम क्या है? तो आप, हाँ लेकिन जब गुस्सा आता है ना तो आप बोलते हैं कि मैं तेरे को क्या संज्ञा दूं। अब वो क्या है, वो नाम ही है, लेकिन गुस्से में क्या बोल दिया आपने, उसको संज्ञा बोल दिया। कहते तेरे को कोई ना कोई संज्ञा तो देनी पड़ेगी, मतलब अरे नाम देना पड़ेगा, लेकिन कब, नॉर्मल सेंस में नहीं, एब नॉर्मल सेंस में। तो पर्यायवाची होने का एक दूसरे की जगह आना कोई जरूरी नहीं है, ठीक बात है, कोई नहीं। अच्छा भाई नाम होता किसका है ये, पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, और किसका होता है, एनिमल का होता है। हाँ क्या लिखा है देखिए, नाउन है नेम किसका, पर्सन प्लेस थिंग, और क्या हो गया, एनिमल।
तो इसकी एक बड़ी सी परिभाषा आपने याद कर रखी है भाई, कौन सी वाली है? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। ठीक है, जैसे करके एक दो एग्जाम्पल दे दिए, नाउन क्या हो गया आपका? खत्म। ऐसे नाउन खत्म नहीं होगा, नाउन खत्म होने में बहुत बड़ा क्या लगेगा? टाइम लगेगा। ठीक बात है, तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक बात है, लिखें। तो किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, और क्या हुआ? किसी एनिमल का नाम। ठीक है, एनिमल में क्या होगा? इंसान को छोड़ सारे जो सांस लेते हैं, जो मूव करते हैं, सारे किस में आते हैं? अब चाहे इसमें बर्ड हो चाहे इंसेक्ट हो, सारे इसी में आ जाएंगे। सब इंसेक्ट पर क्या होता है? तो इसमें पक्षी, इंसेक्ट, जानवर मतलब पशु सारे आ गए, इंसान को छोड़कर किस में आते हैं? और अभी साइंस नहीं पढ़ रहे, इसलिए आपको साइंस के अनुसार कैटेगरी बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ठीक, चलेगा। देखिए, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड का मतलब क्या हुआ? नाउन एक नाम देने वाला शब्द है, और किसका नाम देता है? पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल को। ये स्पेलिंग सही है क्या डेफिनेशन की? मैं देख, मेरे से गलतियां हो जाती है, नहीं भी होती गलती, कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं 12,000 लेकर गलतियां करता हूँ। हाँ भाई, सही है ना? श्योर है? हाँ भाई, हाँ। स्पेलिंग कहते हैं मैंने लिखी है, ये तो सही हो सकते हैं। हाँ भाई, अरे सही है ना, या डाउट है? अच्छा, इसे गलत कौन कौन बता रहा है स्पेलिंग को? एक बंधु गलत बता रहा है स्पेलिंग, और बाकी तो क्या मेजोरिटी में दम है कि इकलौते में दम है? ये स्पेलिंग कहाँ से सीखी भाई, ये वाली? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से सीखी है। डबल माइंडेड मत रहो। हाँ, क्या कह रहे हैं? आई तो नहीं आएगा, इसका मतलब आप सवाल पूछ रहे हैं या जवाब दे? पहले आई लिखा था, फिर ये कर दिया आपको। मेरे को देखे करने का नहीं, उसी का फर्क पड़ता है। अभी मैं कुछ उठपटा करूंगा तो आप भी कर लोगे, पिट जाओगे ना। तो क्या होता है भाई साहब, ये डेफिनेशन नहीं होता, डेफिनेशन होता है। जब हमारा उच्चारण ही गलत है तो स्पेलिंग गलत होना, हाँ, इट्स डेफिनेशन। और हम क्या बोलते हैं? डेफिनेशन। नेशन क्यों बोलते हैं पता है? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति से कहता, पर नेशन में नेशन क्यों नहीं होता है? तो वो उधर नहीं होता है, वो इधर ही होता है। ठीक है ना? पक्का, पक्का। अरे बोलते हैं ना पक्का, डन, डेफिनेट। सही है गलत? सही है तो सही बताओ फिर भाई। सही है तो नो कमेंट्स और गलत है तो फिर सही बतानी पड़ेगी। पक्का? अच्छा, ये सही कौन कौन मानता है? अब मानते भी नहीं मानते यार। अब एक प्रश्न के जो 2-3 आंसर आते हैं भाई, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो, और ये बहुत बड़ी क्लास नहीं है, छोटी क्लास में ही हालत है, तो बड़ी क्लास में क्या होता होगा समझ सकते हैं ना। अच्छा, मैं फिर लिख लेता हूँ, सही आप बता देना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट? दोनों सही लग रही है अब? तो ये भाई साहब थी नहीं कभी, है ना? कोई बात नहीं, कितनी आंख बंद करके देख लो जो नहीं है वो, ये तो दिमाग में सेट हो चुकी गलती से, जो वो आपको कैसी दिखती है, जैसी आप चाहते हो वैसी दिखती है, लेकिन वो होती नहीं है। अच्छा, अब लिख रहा हूँ, उस पर फोकस कर लेना पक्के से।
के इससे एडवर्ब है ये। अच्छा सही कौन कौन मानता है इसे? अब इधर उधर मत देखो, अपने हिसाब से ना। तो इसमें कभी ए था ही नहीं भाई साहब, कुछ भी हो, इसका एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इसका नाउन बनता है, सारा क्या है ये आई होगा इसमें, ठीक है ना। अब घर जाके इनको जस्टिफाई कर लेना एक बार, डिक्शनरी में है अपने पास ना, नहीं तो मोबाइल में तो हैगी डिक्शनरी, तो उसमें से हटा रखी है। हाँ फिर ठीक है, नहीं तो मालूम पड़ता है कि उसमें मौज लगा रखा है, एक सुबह वीडियो, एक दोपहर में वीडियो और एक शाम को वीडियो, ठीक है। सुबह क्या खाया उसका वीडियो, दोपहर में क्या है उसका वीडियो, शाम को क्या खाया उसका वीडियो, सुबह क्या बना था उसका की वीडियो, दोपहर में क्या बना उसका वीडियो और शाम को क्या बना उसका की वीडियो। लड़के लोग नहीं करते, हिंदुस्तान की आधी आबादी करती है उनमें क्रेज है थोड़ा सा, है सेल्फी लेने का, मुंह बना बना के, है कैसे लग रहा है उसमें ना, पाउड बना बना कर, मुंह बना मार कर लेते, कोई नहीं। अच्छा क्या लिखा, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है, एक नाम देने वाला क्या होता है शब्द, और किसका नाम देता है, पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल का, ठीक बात है, ओके। अब देखिए नाउन कुछ काम भी तो करेगा भाई, तो बताओ नाउन के फंक्शन क्या होते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नाउन। सारे फंक्शन सेट अभी से कर लो, जिससे आगे आने वाला जो पार्ट होगा ना उसमें बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ये मतलब हल्के से हो जाएंगे सारा का सारा काम। तो नाउन क्या बनता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बनेगा तो कहाँ मिलेगा आपको, अब क्या बार बार बोलने में शर्म भी आती है कई बार ना, लेकिन बोलना तो पड़ेगा, ठीक है। क्या बनेगा ये, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट का पूरक, इसका मतलब ये कहे नहीं कि सब्जेक्ट को पूरा करेगा समझने के हिसाब से, तो क्या बनेगा ये सब्जेक्ट। इसके बारे में अभी आपको जानकारी नहीं कहाँ मिलेगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी पढ़ाएंगे अगले स्टेप में। सब्जेक्ट का तो पता चल गया क्या इसका एड्रेस है, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस अभी आपको बताएंगे, ठीक है। क्या होगा ये, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब कैसी होगी, अरे बेटी होगी ना भाई, अरे वर्ब ट्रांसिटिव, पढ़ा थोड़ी है, अच्छा मेरे को थोड़ा ऐसे होता है क्या, भूल जाने वाला। कुछ पढ़ा है कुछ नया है, और जो पढ़ा वो कहाँ से आएगा, पीछे से आएगा। तो नॉन टू, इससे बहुत सारी बातें कैसी है आपकी नॉन है, और कुछ नया सीख लेंगे तो बात पूरी हो जाएगी। क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है ना। अच्छा वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा आपको, अरे वर्ब की बात, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहाँ मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट के बाद कौन कौन बन सकता है, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बनता, कहाँ लिखा है मैंने, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन बनता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव बनता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्ब की फॉर्म बनती है। और वर्ब की फॉर्म क्यों बनती है, क्योंकि कुछ वाक्य ऐसे बन के आते हैं जो ऑब्जेक्ट भी काम करेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, तब तो क्या बनेगा आपका, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन बनेगा। ऑब्जेक्ट कैसा है तो क्या बनेगा आपका, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव बनेगा। और ऑब्जेक्ट क्या काम करता है तो फिर वर्ब की फॉर्म बनती है। और ऑब्जेक्ट के बाद आने वाली वर्ब की फॉर्म आपकी फाइनाइट वर्ब नहीं हो सकती, कौन सी होती है, नॉन फाइनाइट, जैसे फोर्थ, फिफ्थ, और कौन सी होती है, फर्स्ट। अब कौन सी कब आती है, ये सारा मामला आपके पास क्या है, अरे लिखा हुआ सारा का सारा, उसे बस क्या करना है आपको, बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। तो क्या बना देखिए, सब्जेक्ट क्या बना आपका,
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या बना दिया आपने, वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या बना दिया आपने, इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा तो फिर वर्ब कैसी होगी, वो कौन सी वर्ब होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेके चलती है। अरे बाबा, कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब होती है। वर्ब का नाम याद रखना पड़ेगा आपको, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सी वर्ब लेती है, कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब लेती है। ठीक है, नाम भी पता होना चाहिए, फंक्शन भी पता होना चाहिए और पोजीशन भी पता होनी चाहिए। तो शब्दों का नेचर, फंक्शन और पोजीशन, उसी के लिए उलझ रहे हैं अपन लोग अभी। शब्दों का नेचर से मतलब मीनिंग, फंक्शन का मतलब कार्य, पोजीशन का मतलब क्या हुआ। तो सेंटेंस में कहाँ तो आएगा, आकर क्या फंक्शन करेगा, क्या मीनिंग देगा, वो सारा सिस्टम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं जिसे। ठीक है ना। तो नाउन के कुल मिलाकर 5 फंक्शंस, कौन सा, सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा, वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और कौन सा होगा आपका ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन। तो बता प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है। अरे हमेशा ऑब्जेक्ट आता है भाई, हमेशा का मतलब हमेशा। ट्रांसिटिव वर्ब के बाद क्या आता है, अरे हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, आता है का मतलब आता है, फिर दिक्कत कहाँ है। फाइनाइट वर्ब का क्या आता है, नहीं फाइनाइट वर्ब का क्या आता है, सब्जेक्ट, कभी पहले और कभी बाद में। दिक्कत कहाँ है इसमें, सारा आ तो रहा है। एक चीज कौन सी रहेगी नहीं अपने, ये कुछ क्या आपके लिए नया है, तो इसका खुलासा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बात है, तो बात करें, लेकिन बात सबकी करेंगे थोड़ी थोड़ी, जिससे पिछला वाला मामला क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। ठीक है, री एनफोर्समेंट आ जाए उसमें आपका। ठीक बात है, उसके बाद फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो अब लिखो पहला पॉइंट इसके अंदर। अच्छा वैसे देखे तो सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा पता है आपको, और फाइनाइट वर्ब क्या होती है आपको पता है, टेंस वाली क्रिया होती है। कितनी होती है टोटल, 27 क्रिया होती है अपने पास, आधे को छोड़ दो एक बार। डाल दो हेडिंग किसका, पहला एज अ सब्जेक्ट। तो लेकिन जब कोई नाउन सब्जेक्ट होता है तो, लेकिन जब कोई नाउन सब्जेक्ट होता है तो उसका संबंध फाइनाइट वर्ब से होता है। जब कोई नाउन सब्जेक्ट होता है तो उसका संबंध फाइनाइट वर्ब से होता है। फिर लिखे दूसरा पॉइंट, तो लिखिए जब कोई नाउन सब्जेक्ट होता है तो जब कोई नाउन सब्जेक्ट होता है तो ये फाइनाइट वर्ब के पहले या बाद में यूज होता है। फिर लिखे अगला पॉइंट, देखिए फाइनाइट वर्ब जो मेन वर्ब होती हैं तो क्या लिखा, देखिए फाइनाइट वर्ब जब क्या होती है आपकी
मैन वर्ब होती हैं तो सब्जेक्ट इनके पहले यूज होता है। ठीक है, फिर लिखे अगला पॉइंट। तो लिखे फाइनाइट वर्ब के रूप में जब कोई हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं तो फाइनाइट वर्ब के रूप में जब कोई हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं तो सब्जेक्ट कभी पहले और कभी इसके बाद यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं तो सब्जेक्ट कभी इसके पहले और कभी इसके बाद यूज होता है। फिर लिखे अगला पॉइंट। जब सेंटेंस स्टेटमेंट होता है तो जब सेंटेंस स्टेटमेंट होता है तो सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब के पहले यूज होता है। तो सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब के पहले यूज होता है। फिर लिखिए इसका लास्ट पॉइंट। देखिए जब सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है जब सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब के बाद यूज होता है। बात तो जब भी सब्जेक्ट ढूंढना तो यही बात आपको ध्यान रखनी है, इसके अलावा कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। ठीक बात है। तो क्या लिखा थी कि रोहन नीड्स योर हेल्प का मतलब क्या हुआ? रोहन को जरूरत है किस बात की? आपकी सहायता की जरूरत है। ठीक बात है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? आप देखिए नीड्स क्या आपका मैन और बैक नहीं भाई, और साथ साथ में क्या ये फाइनाइट भी है, तो कहाँ मिलेगा आपको? सब्जेक्ट पहले मिलेगा। और जहाँ तक सब्जेक्ट किसका आंसर होता है, तो सब्जेक्ट कभी आंसर होता है हु का और कभी आंसर किसका होता है? व्हाट का। व्यक्ति है तो हु और व्यक्ति के अलावा है तो व्हाट। तो एक नोट और लिख लीजिए। तो लिखिए सब्जेक्ट हु या फिर व्हाट का आंसर होता है। तो लिखिए सब्जेक्ट क्या हु तथा व्हाट का आंसर होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट लिखा ना भी क्या है आपका? रोहन है कि नहीं? किसका आंसर है ये? अरे हु नीड्स योर हेल्प, इसका मतलब आपकी सहायता की जरूरत कौन चाहता है? तो क्या होगा आपका? हु सब्जेक्ट है। फिर क्या लिखा देखिए डज रोहन नीड योर हेल्प। अब बताओ यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है आपका भाई? तो वाक्य कैसा आपका? इंटरोगेटिव है। फाइनाइट वर्ब कौन है आपकी? हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं भाई? तो कहाँ मिलेगा आपको ये? फाइनाइट वर्ब के बाद में। क्या लिखा देखिए रोहन डज नॉट नीड योर हेल्प।
तो बताओ वर्ब फाइनाइट कौन सी इसमें आपकी? डज है। वाक्य का स्टेटमेंट है कि नहीं भाई? कहाँ मिलेगा आपको? पहले। और आंसर किसका होगा ये? हु का। तो ये मामला क्या बना आपका? एज अ सब्जेक्ट। अब डालो दूसरा पॉइंट क्या हुआ? एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बनेगा? देखो एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब बताओ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का संबंध कैसे होता है? सब्जेक्ट पहले देखिए सब्जेक्ट का संबंध कैसे होता है? पहली बात तो फाइनाइट वर्ब से होता है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का संबंध कैसे होता है? सब्जेक्ट वर्ब की बात करता हूँ तो भाई वैसे इसका संबंध सब्जेक्ट से होता ही, बात तो समझ में आ रही है, लेकिन कौन सी वर्ब होती है वो जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मांगती है अपने साथ? तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का संबंध हमेशा बी वर्ब से होता है। अरे बी वर्ब कौन कौन सी होती है भाई साहब? बस। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का संबंध किससे होता है? बी वर्ब से होता है। ठीक है। और बी वर्ब के अनुसार ही क्या लगेगा? आपका सब्जेक्ट क्या लगेगा? आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज होएगा। तो लिखो नोट करके पहला पॉइंट। तो लिखे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का संबंध तो देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का संबंध हमेशा बी वर्ब से होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का संबंध हमेशा बी वर्ब से होता है और बी वर्ब अकेले यूज होनी चाहिए। और बी वर्ब अकेले यूज होनी चाहिए। अब देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? तो लिखे दूसरा पॉइंट। अभी किसको बना रहे हैं आप? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन को बना रहे हैं ना भाई? तो असल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है क्या भाई? तो सब्जेक्ट को समझने के लिए काम में आने वाले शब्द क्या होता है? आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो लिखिए पॉइंट बनाकर। तो लिखिए सब्जेक्ट को समझने के लिए काम में आने वाले शब्द सब्जेक्ट को समझने के लिए काम में आने वाले शब्द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक है। अब पता करते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको मिलेगा कहाँ सेंटेंस में। तो लिखिए अगला पॉइंट। तो लिखिए यदि सेंटेंस स्टेटमेंट होता है तो यदि सेंटेंस स्टेटमेंट होता है तो यदि सेंटेंस स्टेटमेंट होता है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा बी वर्ब के तुरंत बाद यूज होता है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा बी वर्ब के तुरंत बाद यूज होता है। फिर लिखिए अगला पॉइंट। यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होता है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होता है।
आगे बात समझ में। अब इसको जस्टिफाई करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा कंफ्यूज करता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। एक वाक्य लेकर उसे बताना क्या क्या एलिमेंट्स दे रखे हैं, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है आपका भी, और जिसका आंसर आपको आ रहा होता है वो तो आपके लिए कैसा होता है, बिल्कुल हल्का, और नहीं आ रहा होता है कहता ओ माय गॉड है, पता नहीं कितना गहराई में पूछते हैं। अभी लिखो मत एक बार, वैसे ओरली मौखिक रूप से। इसमें आपको एलिमेंट्स बताने हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको इसमें। ये तो पक्का का सब्जेक्ट तो होगा उसमें। क्यों होगा सब्जेक्ट पता है? क्योंकि फाइनाइट वर्ब है। कौन से वर्ब है आपके फाइनाइट? अरे आर है ना, तो सब्जेक्ट तो पक्का होगा। अब सब्जेक्ट कौन है, हु है कि यू है? अरे सब्जेक्ट कौन है, हु है कि यू है? और देखिए वर्ड मैंने वही लिया है जो कंफ्यूज करता है। यू सब्जेक्ट भी होता है और यू, तो बताओ यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या? यू ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या यहाँ पे? नहीं हो सकता। जानते क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट आने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो ट्रांसिटिव वर्ब जो मेन वर्ब होती है, जो इसमें नहीं है, और एक होता है प्रीपोजिशन जो इधर नहीं है। इसका मतलब ट्रांसिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन नहीं है तो ऑब्जेक्ट किसी भी सूरत में यूज नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट तो क्या हो गया, कैंसिल। अब एक वाक्य में सब्जेक्ट कितने होंगे? अरे एक ही तो होगा। तो अब सब्जेक्ट कौन है? हाँ भाई यू की हु। अच्छा कोई बात नहीं, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। किसकी? अरे फिल इन दी ब्लैंक, कभी अंग्रेजी बना दिया करो उसकी। नहीं क्या लबाका को लब क्या लब लब लगाने का मन कर रहा है आपका? क्या कर रहा है भाई? हाँ क्यों? मतलब हु आर यू में बताने की स्थिति में नहीं है, और जो फिल इन दी ब्लैंक करवाने का तशी लगा दो। इसका नाम आपका माइंड डबल हो रहा है कहीं ना कहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अच्छा शी क्या होता है? हमेशा क्या होता है? हमेशा सब्जेक्ट होता है, पता करने की आवश्यकता नहीं है। जब सी सब्जेक्ट है तो यू क्या है? तो सब्जेक्ट क्या हो गया आपका? तो वो क्या है? और एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, तीन ही शब्द है भाई साहब कुल मिलाकर। इसी में कभी कभी नैया डूब जाती है। ठीक है, खैर ये तो बात समझ में आ गई। अच्छा इसका आंसर देंगे तो क्या होगा? अरे क्वेश्चन बनेगा तो आंसर भी तो होगा। कि क्वेश्चन बिना आंसर के खत्म हो जाएंगे, मौत हो जाएगी इनकी, टीए की बैठक हो जाएगी। अच्छा हु आर यू का जवाब दे दो आप। आपसे पूछते हैं हु आर यू, तो बताओ हु से नाम देंगे या काम देंगे? अरे नाम देंगे भाई साहब आप, तो क्या होगा भाई? तो हु आर यू का जवाब क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? आई एम। नाम दे रहे हैं भाई। क्या लिखा है? आई एम ढिमका। ठीक बात है। अब जो स्ट्रक्चर इसका है वही स्ट्रक्चर किसका है? इसका है। अब एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेगा वो देख लीजिए। क्या दिया आपको? हु आर यू, प्रश्न बनाया। हु आर यू में जो स्ट्रक्चर है वो कौन से वाक्य में आपका स्ट्रक्चर मिलान कर रहा है? तो दिस वन। तीन इस पैटर्न में नहीं मिलेंगे आपको। ये है सेंटेंस का पैटर्न। जो पैटर्न ये वाला वही कौन सा है? ये वाला। इसमें क्या क्या एलिमेंट है आपके पास? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, बी वर्ब और क्या आपका सब्जेक्ट है। तो इसमें भी क्या है? सब्जेक्ट है, बी वर्ब है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो इसे मिलता जुलता स्ट्रक्चर किस में है? तो इसमें। लेकिन आप क्या करेंगे? कहता है ये तो साला प्रश्न, ये क्या है? स्टेटमेंट है, ऐसे कैसे? तो आपका हिसाब किताब वहां पे नहीं चलेगा। तो जो एलिमेंट इसमें वही किस में है? तो आई क्या है? सब्जेक्ट है। ये वर्ब हो गया, बी वर्ब अकेले ये, और ढिमका क्या है? तो बताओ आई कौन है? ढिमका। और ढिमका कौन है? आई। अरे तो एक दूसरे को पूरा करते हैं भाई साहब, क्या होता है?
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो अभी पॉइंट क्या लिखा है कि जब स्टेटमेंट होता है तो कहाँ मिलता है, बी वर्ब के बाद, और क्वेश्चन हुआ तो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद। कहाँ मिलेगा आपको? तो अब दो वाक्य अलग लिख रहा हूं, देखिए। तो देखिए, रोहन इज अ डॉक्टर। रोहन क्या है? सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है? हाँ, अभी फाइनाइट वर्ब के पहले इसलिए सब्जेक्ट है, ऑलवेज सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आ डॉक्टर क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों है? क्योंकि बी वर्ब अकेले ही उसके बाद इस्तेमाल हुआ है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आने के लिए बी वर्ब का अकेला होना क्या है, जरूरी है, ठीक बात है। तो ये क्या हो गया आपका? तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसकी वजह से बना? बी वर्ब से। और सब्जेक्ट क्या बना? फाइनाइट वर्ब से। तो इज क्या है? ये बी वर्ब भी है और फाइनाइट वर्ब भी है। फाइनाइट बोलेंगे तो सब्जेक्ट मांगता है, और बी वर्ब बोलेंगे तो क्या मांगता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब एक ही वर्ब में दो बातें, कौन कौन सी? फाइनाइट वर्ब और बी वर्ब। नहीं, फाइनाइट वर्ब और बी वर्ब दोनों एक ही हैं। फाइनाइट बोलेगा तो क्या मांगता है? सब्जेक्ट। और बी बोला तो क्या मांगता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अभी वाक्य कैसा आपका स्टेटमेंट है, तो कहाँ मिलेगा आपको? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बी वर्ब के बाद। और क्वेश्चन बनेगा तो क्या लिखा? इज रोहन डॉक्टर? क्या रोहन डॉक्टर है? अब रोहन क्या है, कैसे पता चला? तो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहाँ मिलेगा आपको? सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब के बाद। और अ डॉक्टर क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों है? क्योंकि बी वर्ब के लिए। अरे ऑब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता ना, तो बी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आने का सिलसिला ही नहीं है। बी वर्ब आने का मतलब दो चीजें, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब कौन कहाँ मिलेगा? इसका सारा सिस्टम आपके पास आ गया। तो स्टेटमेंट में क्या होगा आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बी वर्ब के बाद, और यदि इंटरोगेटिव हुआ तो कहाँ मिलेगा आपको? सब्जेक्ट के बाद मिलेगा। तो दोनों का फंक्शन क्या है? अरे सेम ही तो है, लेकिन पोजीशन क्या है? अलग अलग है। कौन डिसाइड करता है पोजीशन कि आपका वाक्य किस तरह का बना हुआ है? स्टेटमेंट है तो अलग बात है, और इंटरोगेटिव है तो अलग बात है। तो सब्जेक्ट की पोजीशन आपको समझ में आ गई, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की पोजीशन भी आपको समझ में आ गई। तो जो इसको का पढ़ेगा ना आप लोग, सो का बोल दो, इसको का बोल दो, ठीक बात है। तब इनका बहुत बड़ा क्या होगा आपका? रोल। और ये यदि पता है आपको सारी बातें, तो इस स्व को करने में सिर्फ 2 घंटे लगेंगे, 2 4 5 दिन नहीं। तो शुरू में आपका सारा टाइम हर टॉपिक में ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब आप दूसरे पार्ट में जाएंगे ना, वो हर टॉपिक एक एक दिन में होने वाला है। चाहे आपका एमएचएम की बात करेंगे, चाहे आप स्पोका की बात करेंगे, तो उनको एक दिन पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके पहला जितना भी नॉलेज है क्या करना पड़ेगा आपको? पूरा का पूरा सिंथेसाइज करना पड़ेगा। और ये वाला नॉलेज आप नहीं लोगे तो आपका जो एमएचएम है वो बहुत लंबा टाइम लेगा, फिर आपके टाइम भी लंबा लेगा और समझ में भी कम आएगा। और ये पहले वाली बातें नहीं पढ़ोगे तो इस का समझने में आपको कम से कम हफ्ता लग जाएगा, और वहाँ भी समझ में आ जाए वो मामला कैसा होगा आपका? डाउटफुल रहेगा। तो सब्जेक्ट को आपने ढूंढ लिया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को आपने ढूंढ लिया। अब तीसरा पॉइंट क्या रहेगा आपका भाई? क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। इसके हेडिंग डाल के छोड़ दो, कल डिस्कस करेंगे इसको। ये जो आपका है ना एमएचएम वगैरह है, स्पोका वगैरह नहीं, सारा का सारा एक बुक से लिया गया है, जॉफरी लीच की बुक है एक,